की सियासत में महागठबंधन के भविष्य को लेकर एक बार फिर अटकलें तेज हो गई है। कांग्रेस के कद्दावर नेता, विधायक दल के नेता रहे शकील अहमद खान ने आरजेडी के साथ कांग्रेस की दोस्ती को लेकर बड़ा बयान दे डाला है। शकील अहमद खान के इस बयान ने बिहार की सियासत में विपक्षी एकता की नींव को हिलाकर रख दिया है। शकील अहमद खान ने कहा है कि बिहार में अब महागठबंधन का वजूद लगभग खत्म हो चुका है और कांग्रेस को अपनी राजनीतिक पहचान बचाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल का साथ छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। शकील अहमद खान ने यह दावा किया है कि लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी कांग्रेस के लिए नुकसानदेह है, यानी वो पार्टी जो विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी है, जिसका नेतृत्व तेजस्वी यादव कर रहे हैं, जिन्हें महागठबंधन में कांग्रेस ने भी मुख्यमंत्री का चेहरा माना, सीएम फेस पर मुहर लगाई। अब उसी आरजेडी को शकील अहमद खान कांग्रेस के लिए नुकसानदेह बता रहे हैं। ये दावा कर रहे हैं कि आरजेडी के साथ रहने से कांग्रेस को ना तो संगठनात्मक मजबूती मिल रही है और ना ही चुनावी स्तर पर कोई बड़ा लाभ हो रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या बिहार में आरजेडी की बैसाखी छोड़े कांग्रेस एकला चलो की राह पर आगे बढ़ना चाहती है। और इस बीच पटना से एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। कांग्रेस नेता शकील अहमद का बड़ा बयान, बिहार में नहीं रहा महागठबंधन, आरजेडी को छोड़ कांग्रेस को अकेले चलना चाहिए। आरजेडी के साथ रहकर कांग्रेस को कोई लाभ नहीं है, कांग्रेस को कोई फायदा नहीं, तो साथ रहने की क्या जरूरत। पार्टी आलाकमान से प्रदेश कांग्रेस की मांग, आरजेडी से अलग होकर अकेले चलने की मांग कर रहे हैं। गठबंधन की मीटिंग का सवाल ऐसे कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि अगर आप देखिएगा कि जो विश्लेषणात्मक अध्ययन के लिए या जो पोल में हम लोगों की जो हार हुई है उसको लेकर समीक्षा बैठक दिल्ली में हुई। राहुल गांधी जी, खड़गे जी, तमाम शीर्ष नेतृत्व थे वहाँ। बिहार के जो लोग चुनाव लड़ रहे थे, 60 कैंडिडेट, बिहार के वरिष्ठ नेता, तमाम लोग 90% से ज़्यादा की राय यह बनी है कि जिस काम से हमको लाभ नहीं है, जिस योग से हमको लाभ नहीं है, जिस अलायंस से, तो जब लाभ नहीं तो उसको छोड़ देना चाहिए और अपनी राह बनानी चाहिए। और राह आसानी से नहीं बनेगी, संघर्षों के रास्ते से बनेगी। यह नेता ने ये बात सुनी है दिल्ली में। पूरे इतिहास में अगर जाइएगा तो नंबर ऑफ सीट्स में हमारी बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, तो फैक्ट्स को तो रखना ही पड़ेगा ना। फिर जो हमारा आधार है वोट्स का, उसमें भी बढ़ोतरी नहीं हो रही है। हम किसी बैगेज को लेकर क्यों चलेंगे, हम अपनी राह बनाएंगे। और देखिए, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। राजधानी पटना में 10 सर्कुलर स्थित सरकारी बंगले को खाली कराने को लेकर सत्ताधारी जेडीयू के नेता नीरज कुमार ने बड़ी आशंका जाहिर की है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने भवन निर्माण विभाग को एक पत्र लिखा है, जिसमें अनुरोध किया है कि राबड़ी आवास से पहले लगे पंखे, एसी, फर्नीचर, बाथरूम में नल, गीजर, शौचालय में लगे कमोड सब चेक होना चाहिए। ये सारे सामान सुरक्षित हैं या नहीं, विधिवत निगरानी में सरकारी बंगले को खाली कराया जाए। दरअसल नीरज कुमार खबरों के आधार पर ये विभाग को सतर्क कर रहे हैं। पिछले दिनों ये खबर सामने आई थी कि रात के अंधेरे में राबड़ी आवास से गमले और पौधे को ले जाया जा रहा है। भवन निर्माण विभाग को लिखी गई चिट्ठी में नीरज कुमार ने इस बात का जिक्र किया कि ये चेक कर लें कि गमले और पौधे कहीं उद्यान विभाग के तो नहीं है, सरकार की ओर से तो नहीं दिए गए थे, क्योंकि राबड़ी देवी के आवास से उनके परिवार की अनुपस्थिति में गमले और पौधे को हटाने की बात सामने आ रही है। ऐसे में नल, कमोड, खिड़की, दरवाजे, पर्दे सब कुछ चेक कर लें। विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाएं, सामग्री की पूरी जानकारी है, तो विभाग द्वारा प्रदत्त प्रत्येक वस्तु को सुरक्षित और यथास्थिति विभाग को सुपुर्द किया जाए, यह हमारी अपेक्षा है। पंखा, एसी, फर्नीचर, बाथरूम फिटिंग, टोटी, गीजर, शौचालय में लगा कम्बोर्ड, खिड़की, दरवाजे के पर्दे सहित सब सारी सामग्रियां पूर्णतः सुरक्षित एवं यथा स्थान उपलब्ध हो, यह राबड़ी देवी जी आपकी जिम्मेवारी बनती है। भवन निर्माण विभाग से हमारा आग्रह है कि संपूर्ण प्रक्रिया की विधिवत निगरानी कराई जाए। सभी परिसंपत्तियों का मकान खाली करने के बाद भौतिक सत्यापन कराया जाए
आवश्यकता अनुसार विधिवत दस्तावेजीकरण भी सुनिश्चित किया जाए, ताकि भविष्य में लालू जी के परिवार के द्वारा किसी भी ढंग का भ्रम, आरोप या राजनीतिक दुष्प्रचार की गुंजाइश न रहे। और इधर नीरज कुमार के इन आरोपों पर आरजेडी ने पलटवार किया है। प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि जेडीयू के नेता अब ओछी राजनीति करने पर उतर आए हैं। अगर ऐसा है तो उन्हें वहीं निगरानी के लिए बैठ जाना चाहिए। कार में बैठे जेडीयू के नेता व्याकुल भारत बने हुए हैं। इस ठंड में बेचैनी में है, इसका इलाज कर दिया जाएगा। आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार पर और पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं श्रीमती राबड़ी देवी जी, उनके आवास को लेकर ओछी सियासत हो रही है और अपमानित करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर निगरानी करनी है वहीं पर टेंट लगाकर निगरानी करें, जासूसी करें, इससे क्या होना है, जनता सब देख रही है। देखिए, बिहार में भारतीय जनता पार्टी की कमान संभालने के बाद प्रदेश अध्यक्ष संजय सारावगी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार मुलाकात की और पीएम का आशीर्वाद लिया है। इस मौके पर दोनों नेताओं के बीच बिहार के विकास को लेकर कई मुद्दों पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई है। संजय सारावगी ने प्रधानमंत्री को मां जानकी की जन्मस्थली पुनौरा धाम की तस्वीर वाला विशेष मोमेंटो और मधुबनी पेंटिंग से सजी शॉल भेंट स्वरूप दिया। विशेष धातु से बने इस मोमेंटो में भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता जानकी की आकृतियां सुंदर ढंग से उकेरी गई है। बैठक में पीएम मोदी ने बिहार की विशिष्ट पहचान मखाना को लेकर भी विस्तार रूप से चर्चा की है और उन्होंने मखाना उत्पादन से जुड़े किसानों की स्थिति और रोजगार की संभावनाओं को लेकर विशेष बातचीत की। और इस बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की है। शिष्टाचार मुलाकात में स्पीकर ओम बिरला ने नितिन नवीन को बधाई दी, शुभकामनाएं दी। बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर लोकसभा अध्यक्ष ने शुभकामनाएं दी है। तो दिल्ली से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की है। ये एक औपचारिक मुलाकात है। आपको बता दें कि हाल फिलहाल में ही पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं नितिन नवीन और इसी सिलसिले में उन्हें शुभकामना और बधाई दी गई है। और इसी बीच बिहार के युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। बड़ी खबर पटना से है। नए साल में नीतीश सरकार नौकरी का बड़ा तोहफा युवाओं को देने जा रही है। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बड़ा ऐलान किया है। टीआरई 4 के तहत शिक्षकों की बहाली होने जा रही है, जिसकी अधिसूचना जल्द जारी होने वाली है। टीआरई 4 की नियुक्ति को लेकर रिक्तियों की जानकारी 15 से 20 जनवरी तक बीपीएससी को भेजी जाएगी। शिक्षा मंत्री ने बताया कि 5,500 लाइब्रेरियन की भी बहाली होगी। आपको बता दें कि अनुकंपा के आधार पर 5,000 नियुक्ति हो चुकी है। हर ब्लॉक में मॉडल स्कूल खोला जाएगा। पुराने विश्वविद्यालय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेंगे। 78,000 स्कूलों को क्लास 1 से 12 तक अपग्रेड भी किया जाएगा। समय में आपको बताना चाहेंगे कि हम लोग टीआरई 4 की भी नियुक्तियां करेंगे। टीआरई 4 में भी रोस्टर क्लियरेंस और अधियाचना हम लोग 15 से 20 जनवरी तक निश्चित रूप से बीपीएससी को भेज देंगे। और अनुकंपा पर जो भी नियुक्तियां थी वो भी हम लोगों ने करीब 5,500 कर दी हैं विभिन्न पदों पर। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कल्याणकारी योजनाएं बनाई इन कई सालों में, उसके बहुत ही अच्छे असर दिखने को मिले हैं। हम लोग आने वाले दिनों में हर एक ब्लॉक में एक मॉडल स्कूल की संरचना करेंगे। साथ ही साथ डिग्री कॉलेज के अलावे आपने देखा होगा कि उच्च शिक्षा को किया अलग से एक विभाग बना दिया गया है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने एजुकेशन सिटी और पुराने शिक्षण संस्थानों को कैसे और उत्कृष्ट बनाया जाए, सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। और बिहार के विभिन्न विभागों में इंजीनियरिंग के पद पर बहाली को लेकर अभ्यर्थियों ने आज पटना में जोरदार प्रदर्शन किया। इंजीनियरिंग के अभ्यर्थियों ने पहले से बहाल संविदा कर्मियों को 25% आरक्षण देने के प्रावधान का विरोध किया है। इससे काला कानून बताते हुए खत्म करने की मांग की है।
पटना में विश्वेश्वरैया भवन के पास सड़कों पर उतरे अभ्यर्थियों की ये मांग है कि इन पदों पर बहाली परीक्षा के आधार पर हो, न कि आरक्षण के आधार पर। संविदा कर्मियों वाला काला कानून हो, 1 साल में 5% और 5 साल में 25% अंकों का छाट वो दे रही है। तो हम यही मांग करते हैं कि सरकार ये बहाली की प्रक्रिया में जो चयन है वो परीक्षा होनी चाहिए, न कि संविदा कर्मियों वाला काला कानून लाद कर 1 साल में 5% और 5 साल में 25% अंकों का छूट। तो ये काला कानून नहीं चलेगा। हम सरकार से मांग करते हैं कि ये जो चोरी छुपे आप जो काला कानून समाज प्रसारण विभाग लागू की है और धीरे धीरे सभी भर्तियों विभाग में लागू की है, ये काला कानून नहीं चलेगा। साल के आखिरी दिन में हम लोग आंदोलन के लिए मजबूर है, लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी एक नहीं सुन रही है। जमुई जिले के टेलवा हॉल्ट पर सीमेंट लदी मालगाड़ी हादसे के दूसरे दिन भी झाझा जसीडीह रेलखंड पर रेल परिचालन ठप है। हादसे के कारण कई पैसेंजर ट्रेनें रद्द कर दी गई है। लंबी दूरी की ट्रेनों का रूट बदला गया है। जमुई स्टेशन पर ट्रेनों की कमी से यात्री बेहद परेशान है। यात्रियों को दूसरे स्टेशन से ट्रेन पकड़नी पड़ती है। घटनास्थल पर रेल प्रशासन द्वारा मलबा हटाने और ट्रैक को दुरुस्त करने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। और देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के लिए दिल्ली में घर की तलाश पूरी हो गई है। नितिन नवीन के घर का पता 9 सुनहरी बाग रोड होगा। ये घर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर से लगभग 300 मीटर की दूरी पर स्थित है। नितिन नवीन के घर के आसपास ही राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का भी आवास है। बीजेपी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का दिल्ली में नया पता जो होगा वह 9 सुनहरी बाग रोड होगा और माना यह जा रहा है कि इसी बंगले में जो है वह नितिन नवीन जो है वह रहेंगे। इससे में जानकार यह भी बता रहे हैं कि उन्हें जो है वह दिल्ली में और भी बंगले दिखाए गए थे। एपीजे अब्दुल कलाम रोड स्थित बंगला दिखाया गया था, अशोक रोड स्थित बंगला दिखाया गया था, लेकिन अब जो पसंद में किया गया है वह यही 9 सुनहरी बाग रोड स्थित बंगला जो है वह पसंद किया गया है। यह बंगला जो है वह टाइप 8 श्रेणी का बंगला आता है। इससे पहले भी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, जब नितिन गडकरी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, तब भी उन्हें केंद्र सरकार की ओर से नियम के अनुसार केंद्र सरकार की ओर से टाइप 8 का बंगला जो है वो मुहैया कराया गया था। इसी के साथ ही साथ जब एक अमित शाह जो है वह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, तो नियम के अनुसार उन्हें भी जो है वो टाइप 8 का बंगला जो है वह मुहैया कराया गया था। और अब नितिन नवीन को जो है यह टाइप 8 का बंगला जो है सुनहरी बाग रोड स्थित बंगला जो है वह मुहैया कराया जा रहा है। एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर इस बंगले में की लोकेशन की बात करें तो यहां से कुछ ही 100 मीटर की दूरी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी आवास है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें, अमित शाह का आवास जो है यहां से कुछ ही 100 मीटर की दूरी पर है। इसके साथ ही साथ भी अगर उनके हम पड़ोसियों की बात करें तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी जो है वो भी उनसे कुछ ही 100 मीटर की दूरी पर रहते हैं। साथ ही साथ चिराग पासवान का भी जो आवास है वह भी कुछ 100 मीटर की दूरी पर है और यह बंगला जो है वह नितिन नवीन को जो है वह दिया गया है। एक बड़ी बात फिर से अब हम बात करें कि दिल्ली में जो नितिन नवीन का जो नया पता होगा, उनके आवास जो होगा वह 9 सुनहरी बाग रोड, जानकार जो बता रहे हैं वह 9 सुनहरी बाग रोड में होगा और इसी में नितिन नवीन जो है वह दिल्ली में रहेंगे। कैमसन हरीश के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। बात अब लॉ एंड ऑर्डर की करते हैं। बड़ी खबर सहरसा से आ रही है। निगरानी को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक चपरासी को गिरफ्तार किया है। 75,000 रुपए घूस लेते चपरासी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। राज्य कर विभाग का कर्मचारी अरेस्ट हुआ है। जिस चपरासी को गिरफ्तार किया गया उसका नाम शंकर कुमार बताया जा रहा है, जो सहरसा उपायुक्त कार्यालय में पियून के रूप में काम करता है। 75,000 रुपए एक बड़ी रकम होती है, जिसके साथ चपरासी शंकर कुमार को गिरफ्तार किया गया है। बढ़ते आगे अगली खबर मोतिहारी से, जो काफी रोचक है। दरअसल एक बिल्ली गायब हो गई है, जिसे पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं। ये मामला नगर थाना क्षेत्र का है। मिस्कॉट के रहने वाले राजेश कुमार ने बिल्ली की गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया है। राजेश कुमार ने अपने आवेदन में पुलिस वालों से बिल्ली को खोजने की मांग की है। आवेदन में लिखा है कि उनकी बिल्ली काफी सुंदर और बेहद आकर्षक थी, जिसको उन्होंने कई वर्षों से पाल रखा था।
बिल्ली अचानक घर से गायब हो गई है, जिसकी सूचना राजेश कुमार ने नगर थाने की पुलिस को दे दी है। आवेदन में साफ साफ उन्होंने पुलिस से बिल्ली खोजने की गुहार लगाई। मोतिहारी पुलिस बिल्ली खोजने में जुटी हुई है। बढ़ते आगे, अगली खबर आपको भागलपुर से बताएंगे, जहां रिश्तों को तार तार कर देने वाली खूनी वारदात सामने आई है। जहां मामा ने अपने ही भांजे का बेरहमी से कत्ल कर दिया, उसकी लाश को 3 टुकड़ों में काट डाला। 3 दिन के अंदर पुलिस ने सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा किया है और खुलासा करते हुए मास्टरमाइंड मामा समेत 4 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अभिषेक के सगे मामा, उसके यहां काम करने वाले राधे मंडल, ऋतिक कुमार, आयुष कुमार को गिरफ्तार किया। इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड उसका सगा मामा संतोष दास है। इसके लिए मामा ने 3 दोस्तों को 2-2 लाख की फिरौती भी दी थी, सुपारी भी दी थी। पुलिस जांच में सामने आया कि मामा संतोष की प्रेमिका से अभिषेक की नजदीकियां बढ़ रही थी। अभिषेक मामी को प्रेमिका के बारे में बताने की धमकियां दे रहा था, जिसके डर से मामा ने भांजे का बेरहमी से कत्ल कर दिया। किसी पोखर में डाल दिया है। जब पोखर से जाकर हम लोगों ने शव निकाला तो देखा कि उसका जो शरीर सिर है वो धड़ से अलग किया हुआ था, दोनों पैर काटे हुए थे, पैर में गोली भी मारी हुई। तो उस समय सिर और पैर नहीं मिल पाए थे, परंतु प्रयास करके 24 घंटे के पश्चात वहां से सिर और पैर भी बरामद किए गए हैं। इन दोनों लोगों की निशानदेही के पश्चात एक और व्यक्ति आयुष कुमार की मुंगेर जिले से गिरफ्तारी हुई है और इसके जो मामा है वही इसमें मुख्य जो ऑर्केस्ट्रेटर है, जिसने पूरा का पूरा घटना को प्लान करके अंजाम दिलवाया है इन तीनों लोगों से। तो मुख्य कारण सामने आ रहा है, तो जो मामा का एक अवैध संबंध था एक महिला के साथ, वो महिला आयुष के साथ भी संपर्क में, अभिषेक के साथ भी संपर्क में आई थी। चर्चित अभिषेक हत्याकांड का भागलपुर पुलिस ने सफल तरीके से उद्भेदन कर दिया है। मामा संतोष ही भांजा अभिषेक का हत्यारा निकला है। इस पूरे मामले में भागलपुर पुलिस ने संतोष सहित 3 युवक को गिरफ्तार किया है। बता दें कि 24 दिसंबर को नाथनगर थाना क्षेत्र के राघवपुर दियारा में नाथनगर पुलिस ने एक सरकटी लाश बरामद की थी, जिसके बाद तहकीकात शुरू की गई थी, जिसमें कि शव की पहचान अभिषेक के रूप में हुई थी। मामा संतोष ने अभिषेक की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी, लेकिन इस पूरे मामले में जब भागलपुर पुलिस ने तहकीकात शुरू की तो पता चला कि अभिषेक की गर्लफ्रेंड का मामा संतोष के साथ अवैध संबंध था और इस बात की जानकारी अभिषेक को लग गई थी, जिसके बाद अभिषेक अपने मामा संतोष को ब्लैकमेल करना शुरू किया था, जिसके बाद मामा संतोष ने अभिषेक को रास्ते से हटाने के लिए हत्या की साजिश रची थी। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर। कटिहार के दियारा इलाके में अपराधियों ने लक्ष्मीपुर बड़ी भैंस दियारा में एक घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की है। इसमें एक बच्ची घायल हुई है, जिसका इलाज फिलहाल चल रहा है। परिजनों का ये कहना है कि आपसी दुश्मनी का मामला है। बरारी थाना पुलिस ने 2 संदिग्धों की पहचान की और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। पुलिस क्षेत्र में पहले से ही अपराध रोकने के लिए काफी सक्रिय है। तुम ऐसे क्या कर रहा है? उसके बाद गोली चलाना शुरू कर दिया तो कम से कम 50 राउंड गोली चलाया वो। उसके बाद हमारा बेटी निकल के भाग रहा था, उसका गोली पाँव में लग गया। निरंजन राय के यहाँ गोलीबारी रोड पर कर दिया, जिसमें उसके बच्ची को थोड़ा सा कोंगनी के पास गोली का लगा है, ठीक ना। इसका इलाज करा लिया गया है और उसमें 2 नामजद है, दोनों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस प्रयासरत है। बढ़ते आगे, अगली खबर